प्रिय विद्यार्थियों, भारत में संवैधानिक विकास की यात्रा के अध्ययन के क्रम में आज हम भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधानों के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं। मॉन्टेग्यू इस समय भारत सचिव के पद पर था, जबकि लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय थे। इस अधिनियम के मुख्य प्रोविज़न क्या थे, उससे पूर्व हम मॉन्टेग्यू घोषणा के बारे में विचार करेंगे। मॉन्टेग्यू भारत सचिव था। मॉन्टेग्यू के द्वारा 20 अगस्त 1917 को एक घोषणा की गई। इस घोषणा में ये कहा गया कि हमारा लक्ष्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है और ऐसा उत्तरदायी शासन ब्रिटिश प्रांतों में किया जाएगा। इस घोषणा का ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि ब्रिटिश सरकार की तरफ से पहली बार कानूनी रूप से ऐसा कहा गया कि भारत में हम एक रिप्रेजेंटेटिव शासन की स्थापना करना चाहते हैं। एक ऐसा शासन होगा जो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से संचालित होगा। तो मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 को की गई। इसमें पहली बार ये स्वीकार किया गया कि भारत के प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाएगी। जैसा हम हर अधिनियम के बैकग्राउंड में कौन से वे कारक थे जिनके कारण संबंधित एक्ट पारित करना पड़ा, उसका अध्ययन कर रहे हैं, वैसे ही वे कौन से कारक थे जिनके कारण 1919 का भारत शासन अधिनियम पारित ब्रिटिश संसद को करना पड़ा। तो इस एक्ट के पारित होने की कौन से कारक थे, उनमें मुख्य रूप से हम विचार करते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट में हम देखते हैं 1909 के एक्ट में वे कौन से कारक थे जिनसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस असंतोष से भरी हुई थी। तो 1919 के अधिनियम से कांग्रेस को भारी निराशा हुई। कांग्रेस ने यह महसूस किया कि एक वर्ग विशेष को आवश्यकता से अधिक प्रतिनिधित्व उस अधिनियम के तहत दिया गया। दूसरा, कांग्रेस ये सोच रही थी कि मुस्लिम और गैर मुस्लिम के बीच मताधिकार और चुनाव संबंधी योग्यताओं को लेकर भेदभाव किया गया। तीसरा, प्रांतीय परिषद में सरकारी सदस्यों का बहुमत बना रहा। इसमें प्रिंटिंग से अशासकीय लोग लिखा हुआ है, शासकीय लोगों का बहुमत बना रहा। तो 1909 के एक्ट को लेकर कांग्रेस में असंतोष था। मुख्य रूप से असंतोष कांग्रेस में ये था कि एक वर्ग विशेष को काफ़ी प्रतिनिधित्व दिया गया, वर्ग विशेष को मताधिकार तथा उम्मीदवारों की योग्यता संबंधी जो योग्यताएं थी उनको लेकर भी भेदभाव था, और जो प्रांतीय परिषद थी उनके अंतर्गत भी बहुमत शासकीय लोगों का रहा। उससे भी ज़्यादा जो कांग्रेस असहमत थी वो सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम, पृथक निर्वाचन पद्धति से थी। द्वितीय, मुस्लिमों भी असंतोष थे। इसमें मुस्लिम भी असंतोष से भरे हुए थे। यद्यपि 1909 के अधिनियम के तहत उनको पृथक निर्वाचन पद्धति का अधिकार दिया गया, लेकिन कुछ बिंदु थे जिनके कारण मुस्लिम भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ रहे थे। जैसे अलीगढ़ कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में की गई, लेकिन मुस्लिम वर्ग के प्रतिनिधि उसको यूनिवर्सिटी बनाने की मांग कर रहे थे और उस मांग को अंग्रेज 1875 के बाद से लेकर पूरी नहीं कर पा रहे थे। इसलिए धीरे धीरे मुस्लिम वर्गों को ब्रिटिश शासन से निराशा हो रही थी। कालांतर में 1920 में इसको यूनिवर्सिटी बनाया जाता है। द्वितीय, बाल्कन युद्धों के समय की जो परिस्थिति होती है उनके कारण भी मुस्लिम लीग अंग्रेज़ों के प्रति अविश्वास करने लगी, क्योंकि बाल्कन युद्धों में इंग्लैंड ने तुर्की के खिलाफ युद्ध लड़ा और तुर्की में उस समय खलीफा का पद था। तो तुर्की का खलीफा ये माना जाता है कि पूरे विश्व की जो मुसलमान हैं उनका प्रतिनिधित्व करता था। इसलिए जब इंग्लैंड तुर्की के खिलाफ आया तो मुस्लिमों में ये भावना घर कर गई
कि कहीं ना कहीं भारत में भी इंग्लैंड का स्वरूप वैसा ही है जैसा विश्व के शेष अन्य भागों में है। इसी प्रकार कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच निकटता स्थापित हो रही थी। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में दोनों जो संस्थाएं हैं वो आपस में जुड़ती हैं लखनऊ पैक्ट के माध्यम से। पॉइंट नंबर 3 कि इस समय क्रांतिकारियों का प्रभाव बढ़ रहा था, धीरे धीरे क्रांति आदि गतिविधियां बढ़ रही थी। क्रांतिकारी आंदोलनों के भारत में 2 चरण होते हैं। उसका प्रथम चरण अपने चरम की ओर था, इसलिए धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार भारतीय लोगों को प्रतिनिधित्व देने के लिए मजबूर हुई। पंजाब में गदर आंदोलन थे, बंगाल में कामाटागारू कांड था, हार्डिंग बम कांड दिल्ली में था। यही कारण था कि ब्रिटिश सरकार ने 1915 में भारत रक्षा अधिनियम पारित किया ताकि क्रांतिकारियों पर मुकदमे दायर किए जा सकें। तो क्रांतिकारी गतिविधियों को हतोत्साहित करने के लिए भी ब्रिटिश सरकार कुछ कदम उठाना चाहती थी। चौथा, प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव। प्रथम विश्व युद्ध के अंतर्गत काफ़ी सैनिक भारतीय उपनिवेश से यूरोप के विभिन्न भागों में गए और अपनी वीरता के माध्यम से काफ़ी मोर्चों पर इंग्लैंड को जिताया। जब भारतीय सैनिक संबंधी देशों में गए तो वहाँ शिक्षा, तकनीक, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके स्तर को देखा तो उनके मन में भी ये भावना धीरे धीरे फैली। तो धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत जन जागरूकता आई। भारतीय सैनिकों में ये इस भावना का संचार हुआ कि अंग्रेज अजय नहीं है, उनको आसानी से हराया जा सकता है और उनकी जो जीत हुई है उनका आधार उपनिवेशों की सेनाएं हैं। इसी प्रकार प्रथम विश्व युद्ध के बाद में काफ़ी सिद्धांत बने, जैसे वुडरो विल्सन ने 14 सूत्री दिए। आत्मनिर्णय का अधिकार हर राष्ट्र को होना चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, स्वशासन होना चाहिए। तो इन सिद्धांतों का भी प्रभाव भारतीय जनमानस पे पड़ा। तो भारतीय लोग भी डेमोक्रेसी थी, होम रूल थे, आत्मनिर्णय के अधिकार थे, इनके लिए जागृत हुए। तो भारतीय लोग भी धीरे धीरे उत्तरदायी शासन की मांग करने लग गए। पॉइंट 5, गोलमेज ग्रुप का एक नेता था कर्टिमस, यहाँ मिसप्रिंट लिखा गया कर्टियस ने दोहरे शासन के बारे में एक लेख लिखा। इस कारण कर्टियस को द्वैध शासन का जनक कहा जाता है। द्वैध शासन क्या था, कैसे था, इसके बारे में हम अध्ययन आगामी कुछ समय बाद करेंगे। इसी प्रकार पॉइंट नंबर 6 में देख सकते हैं 1919 से पूर्व भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन का जो प्रभाव था, उसकी जो घटनाएं थी, उनके कारण ब्रिटिश सरकार सोचने के लिए मजबूर हुई। जैसे होम रूल आंदोलन का प्रभाव, रोलेट एक्ट का प्रभाव, रोलेट एक्ट के बाद उत्पन्न जो परिस्थितियां थी, तो ये तमाम जो कारक थे उनके कारण ब्रिटेन की संसद एक नया अधिनियम पारित करने के लिए बाध्य हुई और उसी का परिणाम था भारत शासन अधिनियम 1919। इससे पहले मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड दोनों ने अध्ययन करके एक रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट को इन दोनों के नाम पर मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट भी कहते हैं। मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड दोनों के नाम को मिलाकर मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट कहते हैं, जो 1918 में प्रकाशित हुई। उस मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट में भारत शासन अधिनियम 1919 की विस्तृत रूपरेखा थी और उन्हीं के आधार पर यह अधिनियम पारित हुआ। अब इस अधिनियम के बारे में हम देखते हैं। इस अधिनियम में उद्देशिका थी, धाराएं थी, 2 अनुसूचियां थी। अब देखो परिवर्तन क्या किए जाते हैं। तो परिवर्तन गृह सरकार में परिवर्तन क्या हुआ, केंद्रीय सरकार में परिवर्तन क्या हुआ और प्रांतीय सरकारों में परिवर्तन क्या हुआ। तो परिवर्तन 3 स्तरों पे किया गया। गृह सरकार मतलब इंग्लैंड में क्या परिवर्तन हुआ, केंद्र सरकार भारत में जो केंद्रीय विधानमंडल बने उसमें क्या परिवर्तन हुआ, और जो ब्रिटिश प्रांत थे उनमें क्या परिवर्तन हुआ। तो 3 तरह के परिवर्तन इस अधिनियम में देखने को मिलते हैं। गृह सरकार में क्या परिवर्तन हुआ। पॉइंट नंबर 1, भारत राज्य सचिव का वेतन भारतीय राजकोष के बजाय ब्रिटिश राजकोष से दिया जाना निश्चित हुआ। पहले के एक्ट में हमने ये पढ़ा, 1793 के एक्ट के माध्यम से जो ब्रिटेन में संस्थाएं होती थी, 1793 के चार्टर एक्ट के माध्यम से
बोर्ड ऑफ कंट्रोल और उसके जो सदस्य होते थे उनका वेतन भारतीय राजकोष से देना निश्चित किया। उसके पीछे ये तर्क दिया गया, चूंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल भारत के लिए कार्य करता है इसलिए इसका वेतन भी भारत के राजकोष से दिया जाना चाहिए। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा जब आर्थिक साम्राज्यवाद, आर्थिक जो शोषण का स्वरूप था उसको उजागर जब किया, तो उसके बाद धीरे धीरे ये दबाव लगाया गया। चूँकि भारत सचिव और उसकी परिषद कार्य इंग्लैंड में करती है, इंग्लैंड के हितों के लिए करती है, इसलिए उसका वेतन भी इंग्लैंड से दिया जाना चाहिए। इस बात की पुरजोर से मांग की। परिणाम स्वरूप 1919 के अधिनियम में ये प्रावधान किया गया कि भारत राज्य सचिव और उसकी जो परिषद है उसका वेतन ब्रिटिश राजकोष से दिया जाएगा। और भारत राज्य सचिव के कुछ अधिकार छीने और वे अधिकार छीनकर भारतीय उच्चायुक्त को सौंप दिए गए। भारतीय उच्चायुक्त इस पद का सृजन भी इसी कानून के माध्यम से हुआ, वो आगे हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे। द्वितीय परिवर्तन क्या किया गया कि भारत परिषद के सदस्यों की संख्या 8 से 12 के मध्य तय की गई और इन सदस्यों का कार्यकाल भी 7 वर्ष की बजाय 5 वर्ष तय किया गया। प्रिय विद्यार्थियों, 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत हमने ये देखा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त करके एक नई संस्था बनाएगी जिसका अध्यक्ष भारत सचिव होता था और इसकी सहायता के लिए एक परिषद होती थी जिसको भारत परिषद कहा जाता था। भारत परिषद में कुल 15 सदस्य होते थे। इस एक्ट के माध्यम से ये तय किया गया कि भारत परिषद में सदस्यों की संख्या 8 से 12 के मध्य रहेगी तथा उन सदस्यों का कार्यकाल भी 7 वर्ष की बजाय 5 वर्ष होगा। ये द्वितीय गृह सरकार में परिवर्तन हुआ। तृतीय परिवर्तन, लंदन में एक इंडियन हाई कमिश्नर की नियुक्ति की जाएगी। लंदन में एक भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति की जाएगी जो भारत के लिए सैन्य और असैन्य सामान की खरीद और बिक्री करेगा। इससे पूर्व ये कार्य कौन करता था? भारत सचिव करता था और इसका वेतन भारतीय राजकोष से दिया जाएगा। प्रथम हाई कमिश्नर देखें तो सर विलियम मैथोर थे और इनकी नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की गई। तो सर विलियम मैथोर प्रथम भारतीय उच्चायुक्त इंग्लैंड में बने जिनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए तय हुआ और इसकी नियुक्ति भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत की गई। तो गृह सरकार में अभी तक हमने देखे कि 3 मुख्य परिवर्तन हुए हैं। भारत सचिव तथा उसकी परिषद का वेतन भारतीय राजकोष की बजाय ब्रिटिश राजकोष से देना तय हुआ। द्वितीय, भारत परिषद के सदस्यों की संख्या 15 से घटा के 8 से 12 के मध्य तय की गई तथा उनका कार्यकाल भी 7 वर्ष की बजाय 5 वर्ष तय किया गया। तीसरा परिवर्तन, लंदन में एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई जो भारत के लिए सैन्य और असैन्य सामानों की खरीद करता था और उसका वेतन भारतीय राजकोष से दिया जाता था। पहले हाई कमिश्नर सर विलियम मैथोर थे जिनकी नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की गई। तो ये 3 मुख्य परिवर्तन गृह सरकार में 1919 के अधिनियम के तहत किए गए। अब देखते हैं भारत सरकार में क्या परिवर्तन होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, 1909, 1919 और 1935 के अधिनियम हैं। ये प्रतियोगिता परीक्षा और कॉलेज की परीक्षाओं के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम हैं। इनका विस्तृत से हमें अध्ययन करना होता है, तो इनका हर पॉइंट एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हर पॉइंट को आपको नज़रिए में रखना है। भारत सरकार में क्या परिवर्तन किया गया? सबसे पहले हम देखते हैं केंद्रीय कार्यकारिणी में क्या बदलाव हुआ। तो गवर्नर जनरल तथा उसकी कार्यकारिणी होती थी। हमने 1909 के अधिनियम में ये पढ़ा कि केंद्रीय गवर्नर तथा उसकी कार्यकारी परिषद में कुल 9 लोग होते थे, जिनमें एक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, एक मुख्य सेनापति और 7 अन्य सदस्य होते थे।
1909 के अधिनियम में ये तय किया गया कि जो 7 अन्य सदस्य हैं उनमें से कम 3 भारतीय लोग होने चाहिए, जबकि 1909 के अधिनियम में ये तय किया गया था कि उन 7 सदस्यों में से कम 1 भारतीय होगा। और ऐसा भारतीय कौन था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो 1909 के अधिनियम के तहत गवर्नर की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाला प्रथम भारतीय था। 1919 के अधिनियम में क्या तय किया गया कि गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद में कम से कम 3 भारतीय लोग होंगे और इनका कार्यकाल 5 वर्ष होगा और ये परिषद भारत राज्य सचिव के प्रति उत्तरदायी थी, न कि केंद्रीय विधान परिषद के। हमने देखा कि केंद्रीय स्तर पे 2 संस्थाएं थी, केंद्रीय विधान परिषद तथा गवर्नर की कार्यकारी परिषद। तो गवर्नर की कार्यकारी परिषद केंद्रीय विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होकर भारत परिषद या भारत राज्य सचिव के प्रति उत्तरदायी होती थी। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं, द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत कैसे होती है। तो केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना 1919 के अधिनियम के तहत होती है। केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय विधानमंडल एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना कब हुई? 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। अब द्विसदनीय विधानमंडल क्या था? 2 सदन बनाए गए, केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद। केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद। केंद्रीय विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 145 तय की गई, जबकि राज्य परिषद में 60 सदस्य तय किए गए। तो 1919 के अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई, जिनके 2 सदन थे, केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद। केंद्रीय विधानसभा में कुल 145 सदस्य थे, जबकि राज्य परिषद में 60 सदस्य थे। अब केंद्रीय विधानसभा में देखते हैं संरचना कैसी थी। 145 में तो 145 में 41 मनोनीत सदस्य थे, जबकि 104 प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के तहत चुनकर आते थे। तो केंद्रीय विधानसभा के 145 सदस्यों में 41 मनोनीत होते थे, जबकि 104 निर्वाचित होते थे। 41 मनोनीत सदस्यों का मनोनयन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के माध्यम से होता था, जबकि 104 निर्वाचित जो सदस्य थे उनका निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के माध्यम से होता था। केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों का हम कार्यकाल देखते हैं तो इनका टेन्योर 3 वर्ष के लिए था, लेकिन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इसको घटा सकता था, बढ़ा भी सकता था। तो केंद्रीय विधानसभा की संरचना के बारे में एक बार फिर हम देखते हैं। इसमें कुल 145 सदस्य थे, जिनमें 41 मनोनीत, 104 निर्वाचित। 41 मनोनीत सदस्यों का मनोनयन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के माध्यम से, जबकि 104 निर्वाचित सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष माध्यम से होता था। केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष, किंतु गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इसको घटा और बढ़ा सकता था। अब राज्य परिषद देखते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट। इसमें सदस्यों की संख्या 60 नियत की गई, जिनमें 27 मनोनीत और 33 प्रत्यक्ष निर्वाचित। 60 सदस्यों में से 27 मनोनीत होते थे और 33 निर्वाचित होते थे। 27 सदस्य जो थे उनका मनोनयन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के माध्यम से और 33 सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष पद्धति के माध्यम से होता था। राज्य परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष, किंतु गवर्नर जनरल घटा और बढ़ा सकता था। तो केंद्रीय विधान परिषद के जो सदस्य थे उनका कार्यकाल 3 वर्ष, जबकि राज्य परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष। केंद्रीय विधानसभा के अंतर्गत कुल सदस्य 145, राज्य परिषद में कुल सदस्य 60। केंद्रीय विधान परिषद में मनोनीत 41, राज्य परिषद में मनोनीत 27। केंद्रीय विधान परिषद के अंतर्गत निर्वाचित 104 और राज्य परिषद में 33।
अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि सदस्यों का चुनाव कैसे होता था। तो सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन होता था, डायरेक्ट इलेक्शन था। हालांकि मताधिकार का दायरा अत्यंत सीमित था और मताधिकार का दायरा मुख्य रूप से संपत्ति, शिक्षा और टैक्स इम्पोज कितना है, टैक्सेशन कितना लगता है व्यक्ति के ऊपर, इनके आधार पर मताधिकार दिया गया था। तो इसमें भी लाखों तक भी लोग मताधिकार करने वालों की संख्या नहीं हुई थी, महिलाओं को मताधिकार नहीं दिया गया। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से सदस्यों का चुनाव होता था, मताधिकार अत्यंत सीमित था, संपत्ति, शिक्षा और कर के आधार पर मताधिकार दिया गया। जैसे संपत्ति में मानक ये था कि जिसकी वार्षिक आय कम से कम 10,000 हो, वही व्यक्ति चुनाव में मतदान दे सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों में। अब देखते हैं जो 104 निर्वाचित सदस्य थे वो कैसे कैसे चुनकर आते हैं। तो विधानसभा के निर्वाचित 104 सदस्यों में से 52 सदस्य सामान्य निर्वाचक क्षेत्रों से आने चाहिए, 30 मुस्लिम मतदाताओं के माध्यम से, 9 यूरोपियन मतदाताओं के द्वारा, 7 जमींदारों द्वारा, 4 व्यापारियों द्वारा तथा 2 सिखों द्वारा निर्वाचित किए जाने थे। केंद्रीय विधानसभा के बारे में बात हो रही है। कुल 104 सदस्य जिनका 50% सामान्य निर्वाचक के द्वारा, 30 मुस्लिम मतदाताओं द्वारा लगभग 25% के आसपास, लगभग 22% के आसपास, 9 यूरोपियन मतदाताओं के द्वारा, 7 जमींदार, 4 व्यापारी, 2 सिखों द्वारा निर्वाचित किए जाने थे। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे इस पॉइंट को पर ध्यान देना अति आवश्यक है। इसमें हमने देखा कि किस प्रकार रिजर्व कर दिए हैं। 1909 के एक्ट में हमने ये देखा कि वहाँ मुस्लिमों के लिए सीट रिजर्व की गई, लेकिन यहाँ पर मुस्लिमों के साथ साथ यूरोपियन, जमींदारों और सिखों के लिए भी पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति के बीज रोप दिए गए। तो यूरोपियन मतदाताओं के लिए और सिखों के लिए 1919 के अधिनियम में पृथक निर्वाचन पद्धति प्रारंभ की गई। 1909 के तहत मुस्लिमों के लिए, 1919 के तहत यूरोपियन जो ईसाई थे और द्वितीय सिखों के लिए। तो सिख धर्म के लिए भी पृथक रूप से सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति प्रारंभ की गई। इस प्रकार हिंदू धर्म को तोड़ने की एक और कोशिश की गई। आपस में भारतीय लोगों को, भारतीय धर्मों को आपस में लड़ाने की गति को और आगे बढ़ाया गया। धर्म आधारित मताधिकार दिया गया। 1909 के अंतर्गत मुस्लिमों को दिया गया और 1919 में यूरोपियन ईसाई, भारतीय सिख। जमींदार और व्यापारी वर्ग तो हर किसी धर्म में थे, इसलिए इसको हम वर्ग आधारित कहेंगे, संप्रदाय आधारित नहीं कहेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं राज्य परिषद के निर्वाचित सदस्य देखते हैं। राज्य परिषद में 33 थे, जिनमें से सामान्य निर्वाचन के माध्यम से 16, मुस्लिम 11, सिख 1, यूरोपियन 3 और गैर सांप्रदायिक सदस्य 2। तो इस प्रकार राज्य परिषद के 33 सदस्यों में से निर्वाचित होकर आने थे। यहाँ पे भी हमने देखा कि सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को यूरोपियन ईसाई और भारतीय सिखों तक आगे बढ़ाया गया। अब हम देखते हैं केंद्रीय व्यवस्थापिका को क्या अधिकार थे। तो केंद्रीय व्यवस्थापिका संघ सूची और गवर्नर जनरल की अनुमति से कुछ प्रांतीय विषयों पर कानून बनाने की शक्ति थी और इस प्रकार की जो कानून बनता था उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। केंद्रीय और प्रांतीय विषयों में यदि विवाद हो गया हो तो गवर्नर जनरल के निर्णय को अंतिम माना जाता था। इस अधिनियम में गवर्नर जनरल को संयुक्त बैठक बुलाने, अध्यादेश जारी करने और वीटो देने का अधिकार प्रदान किया गया। तो हमने देखा कि अधिकार भले ही सदनों को प्रदान कर रहे हैं, लेकिन उन सभी सदनों के पावर के ऊपर गवर्नर जनरल के पास शक्ति दी गई। तो केंद्रीय व्यवस्थापिका संघ सूची के साथ साथ राज्य सूची के कुछ विषयों पर भी कानून बना सकती थी। प्रांतीय विधायी नियमों से साथ संघर्ष होने की स्थिति में केंद्रीय विधानसभा के निर्णयों को अंतिम माना जाएगा।
गवर्नर जनरल को संयुक्त बैठक बुलाने, अध्यादेश जारी करने और वीटो देने का अधिकार प्रदान किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। सिख, भारतीय ईसाई, यूरोपियन और एंग्लो इंडियन को भी सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम में शामिल किया गया। सिख, भारतीय ईसाई, यूरोपियन ईसाई, एंग्लो इंडियन को भी शामिल किया गया। अब इसके तहत ये था कि प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। इस अधिनियम के तहत पहली बार 1920 में निर्वाचन होते हैं। भारत में पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन 1919 के अधिनियम में शुरू हुए। उसके तहत पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन 1920 में होते हैं और उन निर्वाचन के पश्चात जो लोग चुनकर आते हैं उनसे केंद्रीय विधान परिषद का गठन हुआ और केंद्रीय विधानसभा का गठन 9 फरवरी 1921 को हुआ और गवर्नर जनरल ने पहला केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया। उस व्यक्ति का नाम सर फ्रेडरिक व्हाइट था। तो सर फ्रेडरिक व्हाइट भारत की केंद्रीय विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे, जिनकी नियुक्ति गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने की। केंद्रीय विधानसभा का गठन 9 फरवरी 1921 को हुआ। इस हेतु भारत में प्रथम बार प्रत्यक्ष निर्वाचन 1919 के अधिनियम के तहत 1920 में संपन्न हुए। फ्रेडरिक व्हाइट को अध्यक्ष और सच्चिदानंद सिन्हा को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस प्रकार केंद्रीय विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। आगे नोट करके देखते हैं, अलेक्जेंडर मोडीमैन था। तो राज्य परिषद का पहला अध्यक्ष अलेक्जेंडर मोडीमैन को नियुक्त कर दिया गया। आगे नोट में फिर देखते हैं, केंद्रीय विधानसभा का पहला भारतीय अध्यक्ष कौन था। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। केंद्रीय विधानसभा के पहले भारतीय अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल थे, जो 1925 में नियुक्त किए गए। अंतिम अध्यक्ष कौन थे। जीवी मावलंकर थे, जो स्वतंत्रता के समय केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे। तो प्रथम भारतीय जो केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त हुआ विट्ठल भाई पटेल, तिथि है 1925। अंतिम भारतीय जो केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त हुआ जीवी मावलंकर। पॉइंट नंबर 3 है विषयों का विभाजन। 1919 के अधिनियम के तहत विषयों को 2 भागों में बांटा गया, केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय। सचिवों की जगह विषय है। तो 1919 के अधिनियम के तहत विषयों को केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय 2 भागों में वर्गीकृत किया गया। केंद्रीय विधानसभा केंद्र के विषयों पर और राज्य विधानसभा राज्य विषयों पर कानून बनाने के लिए स्वतंत्र थी। फिर भी हमने देखा कि किसी कानून पर विवाद होता था तो केंद्रीय विधानसभा का निर्णय अंतिम होता था और गवर्नर जनरल वीटो भी कर सकता था, उस कानून को रोक सकता था। पॉइंट नंबर 4 हम देखते हैं प्रांतीय सरकारों में क्या परिवर्तन होते हैं। तो प्रांतों में डायरकी सिस्टम लागू हुआ, द्वैध शासन लागू हुआ और हम कह सकते हैं कि आंशिक रूप से उत्तरदायित्व भी था, उनका डायरेक्ट इलेक्शन होके आते थे। तो बहुत महत्वपूर्ण ये प्रोविज़न था कि प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई। तो प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुई। प्रांतों में विषयों को 2 भागों में बांट दिया, प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा, सभी विषयों को 2 भागों में बांटा, केंद्रीय विषय और राज्य विषय, और राज्य विषयों को भी 2 भागों में बांट दिया गया, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स, हस्तांतरित विषय ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। अब इनमें फर्क क्या होता था आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय में। तो आरक्षित विषय में देखते हैं हम, आरक्षित विषय जितने भी थे उन पर गवर्नर जनरल अपनी परिषद की सहायता से कार्य करता था। ध्यान देने योग्य बात है,
ये बात चल रही है प्रांत की, तो प्रांतों में भी गवर्नर जनरल होता था। तो आरक्षित विषय में प्रांतीय गवर्नर अपनी परिषद की सहायता से कार्य करता था, लेकिन यह परिषद प्रांतीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं होती थी। जैसे केंद्र में गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी परिषद होती थी, दूसरा हिस्सा केंद्रीय विधानसभा होता था, तो वैसा ही प्रांतों में भी होता था। प्रांतीय गवर्नर आरक्षित विषयों पर प्रांतीय गवर्नर की परिषद की सहायता से कार्य करता था, लेकिन प्रांतीय गवर्नर की परिषद प्रांतीय विधानसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। इसमें कौन कौन से विषय आते थे? लॉ एंड ऑर्डर के हैं, लैंड रेवेन्यू के हैं, फाइनेंस का है, एडमिनिस्ट्रेशन का है, एग्रीकल्चर है, खनिज है, रिसोर्स जितने भी हैं। तो इस प्रकार के विषयों पर गवर्नर अपनी परिषद की सहायता से शासन करता था। हस्तांतरित विषय, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, इनका प्रशासन गवर्नर अपने मंत्रियों की सहायता से करता था और मंत्री निर्वाचित होकर आते थे। इसलिए यह जो कार्य करते थे उसके लिए विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते थे, और ऐसे विषय भारतीय जो लोग चुनकर आते थे उनके द्वारा संचालित किए जाते थे। और हस्तांतरित विषय मतलब ट्रांसफ़र किए गए किनको? भारतीय लोगों को। तो आरक्षित विषय पर तो गवर्नर और उसकी परिषद फैसला करती थी, जबकि हस्तांतरित विषय पर जो प्रतिनिधि चुनकर आते थे उनमें से प्रांतीय गवर्नर कुछ लोगों को मंत्री नियुक्त करता था। प्रांतीय मंत्री कौन नियुक्त करता था? प्रांतों में मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता था? प्रांतीय गवर्नर। इसलिए किसी को मंत्री बनना है या हटाना है, इसका निर्णय प्रांतीय गवर्नर करता था। परिणाम स्वरूप निर्वाचित सदस्य भी येन केन इस प्रयास में रहते थे कि प्रांतीय गवर्नर को कैसे खुश रखा जाए ताकि मंत्री पद प्राप्त हो सके। इसलिए ये जो प्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति है वह भी ज़्यादा कारगर साबित नहीं होती, क्योंकि मंत्री भारतीय मामलों की बजाय प्रांतीय गवर्नर को खुश करने में अधिक समय बिताते थे, उनको खुश करना अधिक उचित मानते थे। तो आरक्षित विषय गवर्नर और उसकी परिषद के पास अधिकार थे। हस्तांतरित विषय में गवर्नर भारतीय मंत्रियों की सहायता से कार्य करता था, जो मंत्री प्रत्यक्ष रूप से चुनकर आते थे, लेकिन मंत्री गवर्नर जनरल बनाता था। इसमें जैसे शिक्षा, पुस्तकालय इत्यादि थे। अब देखते हैं नोट, द्वैध शासन प्रणाली कब शुरू होती है? बहुत महत्वपूर्ण है। हमने देखा कि 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन शुरू हुआ। द्वैध शासन का मतलब दो तरह का शासन, प्रांतों में आरक्षित सूची का प्रशासन भी चल रहा था और हस्तांतरित सूची का प्रशासन भी चल रहा था। दो तरह के शासन चल रहे थे। कुछ विषयों पर गवर्नर और उसकी परिषद कार्य कर रही थी और कुछ विषयों पर गवर्नर मंत्रियों की सहायता से कार्य कर रहा था। तो दो तरह के लोग जब एक ही क्षेत्र पर शासन करें तो ऐसी व्यवस्था को हम द्वैध शासन कहते हैं। तो द्वैध शासन जो 1919 के अधिनियम की, द्वैध शासन कहाँ लागू होता है? प्रांतों में। तो प्रांतों में द्वैध शासन 1 अप्रैल 1921 से प्रारंभ हुआ, जो 1937 तक जारी रहता है। फिर 1935 के अधिनियम के अनुसार प्रांतों में द्वैध शासन खत्म कर दिया गया और ऐसा द्वैध शासन केंद्र में शुरू किया गया। तो विपरीत हुआ, प्रांतों में द्वैध शासन 1919 के अधिनियम में, केंद्र में द्वैध शासन 1935 के अधिनियम में। प्रांतों में द्वैध शासन कब खत्म किया गया? 1935 के अधिनियम में। तो प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली 1 अप्रैल 1921 से आरंभ होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 4। पहली बार केंद्र के बजट को राज्य के बजट से अलग किया गया और संबंधित ब्रिटिश राज्य अपना बजट स्वयं विधानसभा में पेश कर सकता था। तो एग्जाम में पूछा जाता है केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कब किया गया? 1919 के अधिनियम के अनुसार। पॉइंट नंबर 5,
सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया। केंद्रीय लोक सेवा आयोग, ये शब्द महत्वपूर्ण है। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया और बाद में एक ली कमीशन बैठाया जाता है। उस ली कमीशन की सिफारिश पर 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। एक है संघ लोक सेवा आयोग, उसका प्रावधान 1935 के अधिनियम में था। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का प्रावधान 1919 के अधिनियम में था। तो पॉइंट नंबर 5 काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाता है। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किस अधिनियम में था? 1919 के अधिनियम में। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ? 1926 में। कौन से आयोग की सिफारिश पर? ली कमीशन की सिफारिश पर। पॉइंट नंबर 6 बहुत महत्वपूर्ण, देशी रियासतों के साथ संबंधों को कैसे सुधारा जाए। प्रिय विद्यार्थियों, उस समय के भारत को देखते हैं तो दो तरह का भारत था। एक वह भारत जहाँ पे अंग्रेज़ों का नियंत्रण था। प्रिय विद्यार्थियों, उस क्षेत्र को ब्रिटिश भारत कहा जाता था। एक वह भारत था जिस पर भारतीय देशी राजाओं का अधिकार था, उसको देशी रियासतों का भारत कहा जाता था। 1857 के विद्रोह के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटेन की संसद इस निष्कर्ष पे पहुंची कि भारतीय देशी राज्यों के साथ भी अच्छा व्यवहार होना चाहिए ताकि भविष्य में ब्रिटेन के खिलाफ किसी प्रकार का बड़ा आंदोलन भारत में नहीं पनप सके। तो धीरे धीरे इन रियासतों से संपर्क कैसे बढ़ाएं, इनकी बात को कैसे रख सकें। और इसमें काफ़ी दुविधाएं उनको आ रही थी, जैसे सड़क बिछानी हो, ट्रेन बिछानी हो, व्यापार करना हो, तो बीच में काफ़ी देशी रियासतों का क्षेत्र आ जाता था। इसलिए कई प्रकार की एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निकल समस्याएं ब्रिटिश भारत के क्षेत्रों के साथ में आ रही थी। इसलिए ट्रांसपोर्टेशन संबंधी, कम्युनिकेशन संबंधी, सड़क संबंधी जो परियोजनाएं हैं उनके विवादों को दूर कैसे कर सकें, तो इस बात के लिए देशी रियासतों के साथ संवाद स्थापित होना चाहिए। साथ ही उनकी जो मतभेद हैं, असंतोष हैं, उन पर विचार कैसे किया जाए, तो इसके लिए एक चैम्बर का गठन करने का प्रावधान 1919 के अधिनियम में था। बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पुटअप होता है। तो पॉइंट नंबर 6 में हम देखते हैं कि नरेंद्र मंडल, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना का प्रावधान इस अधिनियम में था। इसमें मूल वर्ड चैम्बर ऑफ प्रिंसेस था, जो कालांतर में अलवर के शासक की सलाह पर इसका नाम नरेंद्र मंडल कर दिया गया। नरेंद्र राजाओं को कहते थे, तो राजाओं का मंडल। तो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रावधान 1919 के अधिनियम की मुख्य विशेषता है। कालांतर में इसका नाम नरेंद्र मंडल किया गया और नरेंद्र मंडल का गठन होता है 8 फरवरी 1921 को। नरेंद्र मंडल का प्रावधान 1919 के अधिनियम में, उन प्रावधानों के तहत नरेंद्र मंडल का गठन 8 फरवरी 1921 को हुआ। नरेंद्र मंडल के अध्यक्ष वायसराय को नियुक्त किया गया। जब गवर्नर जनरल देशी रियासतों के साथ व्यवहार करता था तो उसका पदनाम वायसराय कहलाता था। तो नरेंद्र मंडल का अध्यक्ष वायसराय, और एक पद इसमें होता था चांसलर। दो पद थे, नरेंद्र मंडल का अध्यक्ष और नरेंद्र मंडल का चांसलर। तो नरेंद्र मंडल का अध्यक्ष हमेशा गवर्नर जनरल होता था। तो उस समय गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड था। इस कारण नरेंद्र मंडल का पहला अध्यक्ष चेम्सफोर्ड और प्रथम चांसलर बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को बनाया गया। तो ये पूछा जाता है बार बार कि चैम्बर ऑफ प्रिंसेस या नरेंद्र मंडल का प्रावधान कौन से अधिनियम में था? 1919 में। गठन कब होता है? 8 फरवरी 1921 को। प्रथम अध्यक्ष तत्कालीन वायसराय चेम्सफोर्ड, प्रथम चांसलर बीकानेर महाराजा गंगा सिंह। इसका कार्य क्या था? मंडल का कार्य देशी राज्यों की समस्याओं से सरकार को अवगत कराना था। पॉइंट नंबर 7,
इस अधिनियम में ये प्रावधान किया गया कि हम जो संवैधानिक विकास कर रहे हैं इनका फ़ायदा भी हो रहा है या नहीं, या भारतीय लोग कितने संवैधानिक विकास के प्रति जागरूक हुए हैं या सरकार चलाने के लिए कितने सक्षम हुए हैं। इस बात के लिए प्रति 10 वर्ष पश्चात एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा और ये वैधानिक आयोग जो पारित किए गए कानून हैं उनकी समीक्षा करेगा। जैसा 1919 के अधिनियम की समीक्षा के लिए 1927 के अंतर्गत साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई। तो साइमन कमीशन क्यों आया? 1919 के अधिनियम की समीक्षा करने के लिए। हालांकि 10 वर्ष पश्चात का नियम था, लेकिन वहाँ पर इलेक्शन होने के कारण तत्कालीन सरकार को ये लगता था, जो कंजर्वेटिव पार्टी थी उनका भारत के प्रति नेगेटिव विचारधारा रहती थी और लेबर पार्टी थोड़ी सकारात्मक रहती थी भारत के प्रति। तो कंजर्वेटिव पार्टी को ऐसा लगता था यदि लेबर पार्टी भारत में सत्ता में आई तो उसकी नीति कुछ अलग हो सकती है। इसलिए उसने समय रहते हुए साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी, जो वास्तव में 1919 के अधिनियम की समीक्षा करने के लिए आया था। अब इसके दोष क्या थे वो हम देखते हैं। द्वैध शासन सबसे बड़ा इसका दोष था, जो आगे किसी अन्य वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। तो इसमें यहीं तक हम समाप्त करते हैं।